आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी के महान वैज्ञानिक विचारक हैं जो मैक्स वेबर के स्वदेशी हैं। फादर ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद के जनक माने जाते हैं क्योंकि साम्यवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने किया। इनका मानना है कि एक वक्त आएगा जब साम्यवाद आएगा, और पूर्व में भी साम्यवाद था, जहाँ ना कोई वर्ग होगा न कोई जाति होगा, वर्ग विहीन समाज होगा। ये है कॉन्सेप्ट। और इनकी जो बहुत मशहूर किताब है उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फ्रेडरिक एंजल्स के साथ इन्होंने कई किताबें लिखी और काम किया। ठीक है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस पर फोकस करेंगे, जो आमतौर पे एग्ज़ाम में लिखा जाता है, आमतौर पे आता है। और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी उनकी किताब का नाम है। उनकी किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और दास कैपिटल जो बहुत मशहूर है, दास कैपिटल, ये सब आपको याद करना है। कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी बहुत मशहूर है। और उनकी किताब है होली फैमिली, ये भी आता है। ये सब मिलाने के लिए आता है एग्ज़ाम में। जर्मन आइडियोलॉजी, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, लेटेस्ट टू एनार्किस्ट, ये सब इसमें सबसे मशहूर है होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी। और कार्ल मार्क्स के चिंतन के स्रोत, कार्ल मार्क्स कहाँ कहाँ से प्रभावित है? हीगल से प्रभावित है। हीगल के, देखिए हीगल ने दो चीज, हीगल हैं द्वंद्ववाद के पिता, फादर ऑफ डायलेक्टिज्म। द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल ने ही दिया। और हीगल का द्वंद्ववाद जो है आइडिया पे निर्भर करता है, ठीक है, विचारात्मक द्वंद्व, जिसमें उन्होंने क्या कहा इसको जानना जरूरी है। क्वेश्चन आता है। सबसे पहले थेसिस होता है, उसका एंटीथेसिस होता है, उसके बाद सिंथेसिस बनता है। यानी सबसे पहले वाद, प्रतिवाद और समन्वय, ये याद कर लीजिएगा। हीगल का बहुत मशहूर है। और हीगल के द्वंद्ववाद को लेते हैं, लेकिन उसमें मिला देते हैं हिस्टोरिकल डायलेक्टिज्म, मैटेरियल डायलेक्टिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, भौतिकवादी द्वंद्ववाद। यानी फ्रांस का समाजवाद लेते हैं, इसको मैं समझाऊंगा। इंग्लैंड से समाजवादी प्रभाव पड़ता है। आगे आइए, यूरोप के तत्कालीन दशा का उन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अगर आप मान लें तो इनका जो है मैथोलॉजी है, हर चीज़ को भौतिकवादी नज़र से देखते हैं। भौतिकवादी नज़र से मतलब, भौतिक का मतलब इकोनॉमी। वो बोलते हैं कि इकोनॉमी इज़ द व्हील ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमी बैकबोन है किसी समाज का। एक सब स्ट्रक्चर है, एक सुपर स्ट्रक्चर है। जो बेस स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, वो आर्थिक है। वो बोलते हैं आर्थिक है, इकोनॉमी है, यानी भौतिक है। इसी को वे मैटर बोलते हैं, यानी मैटर है। मैटर आर्थिक चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें, पैसा, ठीक है। और वो समाज के दूसरे जो अधिसंरचना है उसको प्रभावित करती है, जैसे धर्म को, राजनीति को, शिक्षा को। समाज में जैसा इकोनॉमी होगा वैसी उसकी सामाजिक व्यवस्था होगी, राजनीतिक व्यवस्था होगी, संस्कृति होगी, आर्थिक व्यवस्था होगी। इसको बोलते हैं आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत, और इसी को बोलते हैं भौतिकवादी द्वंद्ववाद। देखिए, तो ये है डायलेक्ट, ये हीगल से द्वंद्ववाद लिया, ठीक है, डायलीगो से मिलकर के बना है। द्वंद्ववाद लिया, हीगल के विचार से प्रभावित हुए और अपनी तरफ से भौतिकवाद जोड़ दिया। हीगल के विचार को वो नहीं मानते, वो मानते हैं, देखिए हीगल मानते हैं कि मस्तिष्क में ये उत्पन्न होता है, थेसिस एंटीथेसिस, लेकिन वो मानते हैं कि पदार्थ से उत्पन्न होता है। और वो मस्तिष्क में जो भेजा है ना, वो भी पदार्थ है, मार्क्स मानते हैं। तो इसको, ये है इनका मार्क्स का विचार। तो मार्क्स का कुल विचार क्या है? भौतिकवाद, द्वंद्ववाद को भौतिकवाद से जोड़ दिया। और भौतिकवादी द्वंद्ववाद यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद, वो बोलते हैं कि ये होता है भौतिकवाद से।
यानी किसी फिजिकल, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की प्रणाली है, किसी समाज में उत्पादन कैसे हो रहा है, मशीन कैसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक पद्धति के 4 प्रमुख तत्वों की बात करते हैं। प्रकृति के सभी तत्व से संबद्ध समग्रता है, प्रकृति के सदैव गतिशील और परिवर्तनशील है, विकास की प्रक्रिया संख्यात्मक वृद्धि की व्युत्पत्ति है जिसका चरम बिंदु गुणात्मक परिवर्तन में स्पष्ट होता है, प्रकृति तथा मुक्त मानव समाज के प्रत्येक भाग में अंतर विरोध निहित होता है। ये है उनका मेन थ्योरी। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, तो इतिहास वो कहते हैं कि इतिहास को भौतिक के आधार पर देखते हैं, यानी इकोनॉमी के आधार पर। जैसे समाज में इकोनॉमी चेंज हुई है वैसे वैसे इतिहास बदला है। अगर आप ये देखिएगा कि अगस्ट कॉम्ट बोलते समाज में धार्मिक अवस्था थी, तात्विक थी और वैज्ञानिक थी, तो उसका कारण अगस्ट कॉम्ट क्या बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है, बौद्धिक। क्या बोलते हैं कि ये क्यों परिवर्तित होता है समाज में, इंटेलेक्चुअल कारण बताते हैं। लेकिन ये बताते हैं आर्थिक, अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुई। पहले लोग जो है घरेलू उद्योग करते थे, सरल उद्योग करते थे, उद्योग बड़ा हुआ, औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्री लगी, तो समाज की व्यवस्था बदल गई। ये कहते हैं इकोनॉमी ही समाज की सारी व्यवस्था को बदल देते हैं। और इसमें उन्होंने सबसे पहली अवस्था की बात की ओरिएंटल कम्युनिज्म, आदि साम्यवाद, आदिम युग उसको बोलते हैं। आदिम युग में कोई भी वर्ग नहीं था, सब लोग साथ रहते थे क्योंकि आवश्यकताएं कम थी। ऐसा होता क्यों है, बोलते हैं जब जनसंख्या बढ़ती है तो आवश्यकता बढ़ती है, आवश्यकता बढ़ेगी तो लोग जो है ना ये कहने लगते ये मेरा ये तेरा, मेरा तेरा का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो ये है आदिम युग। दूसरा युग वो कहते हैं कि समाज आगे बढ़ा, जैसे जैसे उत्पादन की प्रणाली बढ़ी, समाज में उत्पादन बढ़ी, लोगों की जनसंख्या बढ़ी। दूसरी अवस्था दास युग, इसमें 2 वर्ग होते हैं। हर युग में 2 वर्ग की बात करते हैं, सिर्फ आदिम युग छोड़ करके, और साम्यवादी युग आने वाला है लास्ट में जिसकी भविष्यवाणी करते हैं। दास मूलक युग में 2 वर्ग की बात करते हैं, दास और मालिक, और बोलते हैं मालिक की पूंजी दास होती है, दास से वो ज़बरदस्ती काम करवाते हैं और ज़बरदस्ती काम करवाते हैं और दास ही उनकी पूंजी होती है। इस तरह से दोनों वर्ग में लड़ाइयाँ चलती है, संघर्ष चलता रहता है। और तीसरा है सामंतवाद, जब संघर्ष चलता है, संघर्ष चलते चलते यानी दास एक तरफ थेसिस हो गया और मालिक हो गया एंटीथेसिस, और सिंथेसिस यानी संवाद के रूप में, वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में सामंतवाद आ गया, एक नया ये। इसमें भी 2 वर्ग होते हैं, भूसामंत और अर्ध किसान। कहते भूसामंत अर्ध किसान आपस में लड़ाई करते रहते हैं, कृषि पे आधारित व्यवस्था होती है, व्यवस्था बदल जाती है, गुलामी से कृषि पे आधारित व्यवस्था आ गई। देखिए व्यवस्था बदला तो समाज बदला, और फिर इन दोनों में लड़ाई होता है, वाद प्रतिवाद, और एक नया संवाद के रूप में पूंजीवाद आ गया। फिर पूंजीवादी युग में 2 वर्ग हैं, कौन कौन, एक पूंजीपति एक पूंजीविहीन। इन दोनों वर्ग में भी आपस में लड़ाइयाँ होती है, संघर्ष होता रहता है, और एक नई उत्पादन की प्रणाली आएगी, नई चीज़ें आएंगी। इसमें बोलते आगे चल करके इसमें जो जितने भी पीछे वर्ग हुए हैं, सामंतवाद, आदिम दास मूलक युग, सामंतवाद में जो 2 वर्ग थे उनमें लड़ाइयों में जीत जो है क्या करे कि बुर्जुआ का हुआ, जो बड़ा वर्ग है, अमीर वर्ग का हुआ। लेकिन इसमें बोलते सरबराह की जीत होगी, यानी इसमें जो क्या करे कि श्रमिक है वो जीतेगा, क्योंकि उसमें वो बोलते हैं कॉन्शसनेस ऑफ काइंड आता है, जातिगत सामूहिक चेतना डेवलप होती है, क्लास कॉन्शसनेस कह रहे हैं, वर्ग चेतना डेवलप होती है। इसमें कह रहे हैं कि दरिद्रीकरण, पॉपुलराइजेशन, पोलराइजेशन इतना बढ़ जाता है, इसके कारण एलिनेशन आता है और ये वर्ग काफ़ी मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा शोषण होता है। साम्यवाद की बात करते हैं, ये वाद जो है इसमें बोलते हैं कि एक ऐसा समाज आएगा पूंजीवाद समाप्त होने के बाद जिसमें वर्ग विहीन होगा और कोई भी वर्ग नहीं होगा, संघर्ष खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन मार्क्स के आलोचना भी काफ़ी है। मार्क्स की आलोचना की इस तरह से दुनिया में किसी भी समाज में ऐसे परिवर्तन नहीं हुआ कि पहले आदिम युग आया हो, फिर दास मूलक, फिर सामंतवादी, फिर पूंजीवादी, फिर साम्यवादी, और अभी तक कोई पूंजीवादी देश साम्यवादी नहीं हुआ, और साम्यवादी देश कभी
पूंजी और सोवियत संघ वगैरह साम्यवादी देश है वो भी असफल है, वहाँ भी वर्ग है। ठीक है, तो ये है असल में कुल मिलाकर के उनका कंक्लूजन। थ्योरी ऑफ सरप्लस, थ्योरी ऑफ सरप्लस का मतलब हुआ अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसमें इन्होंने दास कैपिटल में इस बात को लिखी। इनका ये कहना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाते हैं, जितना किसी भी वस्तु पे, सपोज के एक सामान है, कोई मोबाइल है, अब मोबाइल की कीमत जो है मान लीजिए कि 10,000 है, लेकिन सारे सामान मिलाकर के मोबाइल को तैयार किया और उसका जो मटेरियल मिला 2,000 में, और सामान तैयार हो गया, अब 5,000 रुपया दे दिया लेबर को तो 3,000 हुआ, लेकिन मार्केट में वो आया 10,000। तो ये जो सरप्लस है इकोनॉमी, सरप्लस जो बेनिफिट हुआ वो किसका हुआ? तो असल कहते हैं वो मजदूर का हुआ। मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिली। तो ये जो सरप्लस वैल्यू जो आ रहा है पूंजीपति को, इस सरप्लस वैल्यू के कारण वो पूंजीपति और तो मजबूत हो रहा है और गरीब हो रहा है, क्योंकि उसको सही कीमत नहीं मिल रहा है। पूंजीपति उसका शोषण कर रहे हैं, उसका सही जायज़ चीज़ नहीं दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। लेबर भी एक पूंजी के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और प्रॉफिट के लिए सारा काम हो रहा है, हर काम इस युग में। तो प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस वैल्यू, अत्यधिक उत्पादन होता है अतिरिक्त मूल्य ज्ञान करने के लिए। जितना अतिरिक्त मूल्य आएगा उतना आप समझिए उतना ज़्यादा शोषण बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पॉपुलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इन दोनों स्वरूपों का संबंध पूंजीपतियों के उन तरीकों से है जिनके द्वारा वे मजदूरी में अतिरिक्त श्रम लेकर तथा अतिरिक्त लाभ को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य, सापेक्ष अतिरिक्त मूल्य की बात हो रही है। और वर्ग संघर्ष की बात जैसे हमने किया है कि जिस तरह से वर्ग संघर्ष का जो आधार है वो इकोनॉमी है, उत्पादन की प्रणाली है, उत्पादन के संबंध है। यानी दासमूलक युग में 2 वर्ग है, मालिक और दास, और सामंतवादी युग में 2 वर्ग है, भूसामंत और अर्ध किसान, और पूंजीवादी युग में 2 वर्ग है, पूंजीपति और पूंजीविहीन। इन दोनों वर्ग में अर्थव्यवस्था के आधार पे, आर्थिक आधार पे संघर्ष चलता रहता है। तो संघर्ष की दशा क्या क्या होती है ये यहाँ पे, वितरण में द्वंद्व, संचार, ठीक है, संबंधों में परिवर्तन, वर्ग चेतना का विकास, असंतोष बहुत बढ़ जाता है सर्वहारा वर्ग में, यानी श्रमिक वर्ग में। राजनीतिक संगठन इस वर्ग में काफ़ी मजबूत होता है, सर्वहारा वर्ग का। वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, आपस में लड़ाई होती है, सर्वहारा वर्ग का विकास होता है, वर्ग चेतना बढ़ती है, संपत्ति का बढ़ता हुआ महत्व जो है वर्ग सर्वहारा वर्ग को एक कर देता है। ठीक है, राजनीतिक शक्ति का उदय, आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति का उदय होता है, क्योंकि वो राजनीति को भी खरीद लेते हैं। आप इससे समझ लीजिए, आज जितनी भी राजनीतिक शक्ति है वो आर्थिक शक्ति की गुलाम हो जाती है। तो ये बात वर्गों का ध्रुवीकरण बढ़ता जाता है, ये पॉइंट है। दरिद्रीकरण में वृद्धि होती है, लोग गरीब बनता जाता है, अमीर बनता जाता है, अलगाववाद, एलिनेशन बढ़ता चला जाता है, श्रमिक को किसी भी काम में मन नहीं लगता है, वर्ग एकता का विरोध होता है, क्रांति आती है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद हो जाता है। तो ये है कुल मिला के। और इसके बाद कह रहे हैं कि जब लड़ाई होगी तो एक वर्ग आएगा साम्यवाद, और भविष्यवाणी करते हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी वही चीज़ है, आर्थिक निर्धारणवाद के क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स में उसकी चर्चा की है कि अर्थव्यवस्था ही समाज की सारी उपव्यवस्थाओं का निर्धारक है, यानी राजनीतिक, शैक्षणिक, संस्कृति, धर्म, ये सब जो है ना अर्थव्यवस्था निर्धारण करती है। समाज की जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसी समाज की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था और समाज का संबंध है। अर्थव्यवस्था जो है समाज में पाए जाने वाले रीति रिवाज, संस्कृति, कानून, नियम, सामाजिक मानदंड, ये सब जो सुपर स्ट्रक्चर है इसको प्रभावित करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मूल संरचना आर्थिक है, उसी पे समाज निर्भर है। आर्थिक व्यवस्था एवं विचार, आर्थिक व्यवस्था ही सर्वोपरि है। आर्थिक कारक और शक्ति का प्रभाव विभिन्न व्यवस्थाओं पे पड़ता है, राज्य पे भी पड़ता है। आपको बताया गया अभी कि राज्य भी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन
हमेशा ऐसा नहीं होता है। मैक्स वेबर कहते हैं कि नहीं, धर्म का भी प्रभाव है। मैक्स वेबर कहते हैं विचार का भी प्रभाव पड़ता है। मैक्स वेबर कहते हैं संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। और सेम सामाजिक परिवर्तन, देखिए बात एक ही है, बस कहने का अंदाज अलग अलग है। सामाजिक परिवर्तन भी क्यों हो रहा है? आर्थिक परिवर्तन के कारण हो रहा है भाई। दास मूलक युग में दास और मालिक में परिवर्तन अर्थ के कारण हुआ। फिर एक नया वर्ग, नया समाज आ जाता है, सामंतवादी युग। सामंतवादी युग में भी परिवर्तन होता है, वर्ग संघर्ष होता है और परिवर्तन होता है। एक नया युग आता है पूंजीवादी युग, पूंजीपति और पूंजीहीन। वर्ग चेतना का डेवलप होता है, वर्ग चेतना विकास करती है, पॉपुलराइजेशन होता है, गरीबी बढ़ती है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। उत्पादन की प्रविधि बढ़ती है, उत्पादन की प्रणाली बढ़ती है। इसके कारण समाज में जो है ना लड़ाइयाँ, समाज में परिवर्तन आता है इन दोनों चीज़ों के कारण। ये क्वेश्चन आमतौर पे आता है, तो इसको भी आप फोकस करिएगा, नेट में आता है ये क्वेश्चन। तो मैं समझता हूँ कुल मिला करके आपका कॉल मार्क्स क्लियर हो गया है। पर सभी सिद्धांत की तरह कॉल मार्क्स की भी आलोचनाएं हैं। और थैंक यू ऑल।